हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में जोर शोर से लगे होंगे। तो आज हम लोग इंडियन पॉलिटी का भाग नंबर 2 के बारे में जानेंगे, जिसमें प्रावधान किया गया है सिटीजनशिप यानी नागरिकता का। इस भाग 2 में अनुच्छेद 5 से अनुच्छेद 11 तक हम लोग बहुत डिटेल तरीके से समझेंगे, ताकि आपकी सारी कंफ्यूजन दूर हो जाए। हम इस मैप के माध्यम से आपको चीजों को समझाने की कोशिश करेंगे कि नागरिकता क्या है, नागरिकता क्यों जरूरी है, नागरिकता कैसे प्राप्त किया जा सकता है, नागरिकता का समापन कैसे किया जा सकता है। ठीक है, आपके नागरिक, अगर आप भारत के नागरिक हैं तो आपको कौन कौन सी फैसिलिटी यानी कौन कौन से चीजें आपको मिल सकती है, तो ये सभी चीजें इस वीडियो में जानने वाले हैं। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और ज्यादा ज्यादा शेयर कीजिएगा। तो देखते हैं कि नागरिकता क्या है। तो नागरिकता किसी भी देश की सदस्यता का प्रमाण होता है, जो उस व्यक्ति को उस देश का हिस्सा बनाता है। नागरिकता देश और व्यक्ति के बीच कानूनी संबंध होते हैं, जिससे देश अपने नागरिकों को कुछ अधिकार देते हैं और विशेषाधिकार भी देते हैं, जिस तरह से वो व्यक्ति अपने देश में राजनीतिक, कानूनी और संवैधानिक अधिकार प्राप्त करते हैं, जिसके तहत वो अपने देश में वोटिंग में पार्टिसिपेट कर सकता है या खुद चुनाव लड़ सकता है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री पद पे आसीन हो सकता है, सरकारी सेवाओं में अपना योगदान दे सकता है। बदले में नागरिकों द्वारा अपने देश के प्रति कुछ दायित्व होते हैं, जिसमें कानून विधि व्यवस्था को बनाकर रखना, अपने अपने देश की सुरक्षा और अपने देश के प्रति समर्पण भाव रखना। तो ये नागरिकता से संबंधित कुछ प्रावधान है। तो चलिए अब देखते हैं कि नागरिकता, विश्व में दो तरह की नागरिकता का प्रावधान किया गया है। एक एकल नागरिकता होता है, एक दोहरी नागरिकता होता है। तो आज हम अपने देश के बारे में पढ़ेंगे, यानी भारत के बारे में पढ़ेंगे कि उसमें नागरिकता का प्रावधान कैसे किया गया है। देखते हैं कि जो भारत में नागरिकता का प्रावधान है वो प्रावधान एकल नागरिकता है, यानी सिंगल सिटीजनशिप। ठीक है, जो ब्रिटेन देश से लिया गया है, यानी ब्रिटेन में भी एकल नागरिकता है। कुछ ऐसे देश हैं जहां पर दोहरी नागरिकता है, जैसे यूएसए, स्विट्जरलैंड, ये सभी देशों में दोहरी नागरिकता है। ठीक है, और दोहरी नागरिकता में क्या होता है, तो वह व्यक्ति अपने राज्य का भी नागरिक होता है और अपने देश का भी नागरिक होता है। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। भारत में उस राज्य का निवासी होता है वो व्यक्ति, जैसे मैं बिहार का हूं तो बिहार का निवासी हूं और अपने देश का नागरिक हूं। तो ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि एकल नागरिकता कौन से देश से लिया गया भारत में, तो ये ब्रिटेन से लिया गया है। अब देखते हैं कि भारत में जो प्रथम नागरिक होता है वो कौन होता है। तो प्रथम नागरिक, अगर देश पर बात करें तो देश का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं। राज्य में बात करें तो राज्यों के राज्यपाल उस राज्य का प्रथम नागरिक होगा। ठीक है, वहीं देखिए जिला में, तो जिला का जो होगा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जिसे कलेक्टर के नाम से जानते हैं, तो ये प्रथम नागरिक के रूप में होते हैं। अब देखिए अनुच्छेद, तो हम लोग जानते हैं कि भाग 2 में नागरिकता का प्रावधान किया गया है और वो अनुच्छेद 5 से 11 तक बताया गया है। तो देखिए इसे हम लोग समझने के लिए दो भागों में बांटा है, एक अनुच्छेद 5 से 9 तक और दूसरा 10 से 11 तक। तो अनुच्छेद 5 से अनुच्छेद 9 तक इसका जो पावर है ये संविधान सभा की शक्ति को दर्शाता है, यानी जब संविधान बन रहा था तब ये नागरिकता का प्रावधान 5 से 9 तक में था। ठीक है, जो 26 जनवरी 1950 तक रहा। उसके बाद जो नागरिकता का प्रावधान किए गए वो अनुच्छेद 10 और 11 के तहत भारतीय संसद की शक्ति को दर्शाता है। यानी अब जो नागरिकता का प्रावधान, जितना भी नागरिकता बढ़ाना है, किसको नागरिकता देना है, किसको नागरिकता से हटाना है, कैसे नागरिकता देना है, ये अनुच्छेद 10 और 11 के तहत संसद की शक्ति है, जो 26 जनवरी 1950 के बाद भारत में अप्लाई होगा। यानी अनुच्छेद 10 और 11 के तहत संसद सिटीजनशिप के बारे में प्रावधान करेगा, कानून बनाएगा। हम लोग इस मैप के माध्यम से समझेंगे कि अनुच्छेद 5, अनुच्छेद 6, 7, अनुच्छेद 8, 10 और अनुच्छेद 11 क्या क्या कहता है, ताकि आपको ये फिगर के माध्यम से चीजें याद रहे और आपको कंफ्यूजन में भूले ना। तो सबसे पहले देखते हैं अनुच्छेद 5। तो अनुच्छेद 5 बताया गया है कि भारत में जन्म से नागरिकता, यानी भारत में संविधान लागू हुआ उससे पहले से आप भारत में रह रहे हैं तो आप भारत के नागरिक हो, चाहे वह कोई भी हो, यानी आप ब्रिटेन का भी हो या फिर अफ्रीका का भी हो, कोई भी व्यक्ति हो, 26 जनवरी 1950 के पहले से भारत में रह रहा हो तो वो भारत का नागरिक होगा। यानी भारत, कोई भी भारत वंशी जो पहले से रह रहा हो वो भारत का नागरिक होगा। ठीक है, तो बताया गया है। तो जन्म से नागरिकता अनुच्छेद 5 में।
ठीक है, ये क्लियर होगा। अब देखते हैं अनुच्छेद 6। तो अनुच्छेद 6 क्या कहता है? अनुच्छेद 6 कहता है कि जब भारत का विभाजन हो गया उसके बाद जो भी पाकिस्तान से भारत आए उनको नागरिकता, ठीक है, यानी पाकिस्तान छोड़कर भारत आए उनको नागरिकता। लेकिन देखा भारत सरकार ने कि पाकिस्तान यानी विभाजन के बाद पाकिस्तान से भारत आने वाले लोगों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ रही है। तो भारत सरकार ने क्या करा, एक परमिट सिस्टम लाया। ठीक है, 19 जुलाई 1948 को भारत सरकार ने परमिट सिस्टम लाया कि कौन भारत में आएगा। इन्होंने बोला कि 19 जुलाई 1948 से पहले जो भी भारत में आया है, ठीक है, यानी विभाजन के बाद 19 जुलाई 1948 तक जो भी भारत में आया उसको हम नागरिकता दे देंगे। ठीक है, चलिए अब देखिए कि 19 जुलाई 1948 के बाद जो भी आया है, यानी 19 जुलाई 1948 के बाद जो भी आया है उसको 6 महीने तक भारत में रहना पड़ेगा। उसकी एक्टिविटी को हम देखेंगे, उसके बाद उसको नागरिकता देंगे। तो ये आप लोगों ने समझ लिया कि पाकिस्तान से भारत आने वाले लोगों को नागरिकता अनुच्छेद 6 में। अब अनुच्छेद 7 देखते हैं। एक्चुअली ये अनुच्छेद 6 अनुच्छेद 7 ये उस टाइम जो विभाजन हुआ था उसको देखकर ये बनाया गया था। ये अनुच्छेद 6 अनुच्छेद 7 का अभी कोई भी औचित्य नहीं है और एग्जाम में ये दोनों अनुच्छेद नहीं पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अनुच्छेद 7 बोलता है कि पाकिस्तान से भारत गए और पुनः पाक छोड़कर भारत आए उनको नागरिकता, यानी भारत से पाकिस्तान तो गया लेकिन पाकिस्तान से भारत वापस आ गया उनको नागरिकता दिए जाने का प्रावधान है। अब देखिए भारत सरकार ने बोला कि 1 मार्च 1947 से पहले, यानी भारत तो आजाद कब होता है, भारत आजाद होता है 15 अगस्त 1947 को। ठीक है, लेकिन कुछ लोगों को लगा कि हमको पाकिस्तान में रहना है तो वो पाकिस्तान चला गया। 1 मार्च 1947 से पहले जो भी पाकिस्तान गया और वहां पर रहा, लेकिन देखा आप लोगों ने कि वहां पर मारकाट होने लगा। कुछ जो अल्पसंख्यक थे, हिंदू अल्पसंख्यक के साथ बहुत जाति की जाने लगी, तो वो सब वापस भारत आ गए। ठीक है, तो वापस भारत आए उनको नागरिकता का प्रावधान किया गया अनुच्छेद 7 में। ठीक है, और ये डेडलाइन रखा गया, यानी 1 मार्च 1947 से पहले जो भी पाकिस्तान गया है और वापस भारत आएगा उसको नागरिकता देंगे। लेकिन वो 1 मार्च 1947 से पहले भारत गया हो तब, तो अनुच्छेद 7 तक ये बताया गया है। अब देखिए अनुच्छेद 8। तो अनुच्छेद 8 बोलता है कि भारत की 26 जनवरी 1950 से पूर्व भारत से बाहर रह रहे भारतीयों को नागरिकता, यानी भारत का कोई भी व्यक्ति हो वो विदेशों में रह रहा हो। जैसे मैं आपको बताता हूं कि बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानी थे वो जो विदेशों से आंदोलन करते थे। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा गदर पार्टी सैन फ्रांसिस्को में रहकर वहां से आंदोलन करते थे भारत के लिए। ठीक है, भारतीयों को यानी विदेशों में अपने भारतीय जो आंदोलन चल रहे थे उनको बताते थे। तो बहुत सारे ऐसे भारतीय थे जो बाहर से रहकर आंदोलन करते थे। ठीक है, तो वो भारतवासी ही थे तो उनको नागरिकता दिया जाएगा। ठीक है, और बहुत सारे जो भारतीय थे अंग्रेज उसे उठाकर भारत से दूसरे देश में लेकर के बंधुआ मजदूर का काम करवाते थे। जैसे आप लोग अभी देखेगा मॉरिशस, सेशेल्स और अफ्रीका के बहुत सारे ऐसा कंट्री है जहां पर अभी भी भारतीय आपको मिलेंगे। तो उन सभी को भी भारत का नागरिक माना जाएगा जो 26 जनवरी 1950 से पूर्व भारत से बाहर गए हों और वो भारत से बाहर रहते हों, लेकिन वो भारत आएंगे तो उनको हम लोग नागरिक मानेंगे। चलिए अनुच्छेद 8 भी आपको समझ में आया होगा। अब देखते हैं अनुच्छेद 9। अनुच्छेद 9 बोलता है कि नागरिकता का समापन, यानी जो भी व्यक्ति किसी दूसरे देश का नागरिकता ग्रहण कर लेगा, यानी दूसरे देश का नागरिक बन गया, तो उसका नागरिकता का समाप्त, यानी कोई भी व्यक्ति भारत से दूसरे देश में गया, यूएसए में गया, ब्रिटेन में गया और वहां का नागरिकता ग्रहण कर लिया तो वो भारत का नागरिक नहीं होगा। यह अनुच्छेद 9 के तहत कहा गया है। ठीक है, अब यहां तक जो अनुच्छेद 9 तक जो भी प्रावधान थे ये भारतीय संविधान सभा द्वारा किया गया था। अब अनुच्छेद 10 क्या कहता है? अनुच्छेद 10 कहता है कि नागरिकता का बना रहना जब तक कोई अन्यथा कार्य ना करे। ठीक है, भारत का नागरिक है, भारत का नागरिक बना रहेगा, लेकिन वो कोई देशद्रोही गतिविधि में शामिल ना हो, देश के लिए कोई ऐसा काम ना करे कि देश की सुरक्षा, एकता और अखंडता का खतरा हो। इसीलिए वो अनुच्छेद 10 में ये बताया गया है कि भारत का नागरिक तब तक बना रहेगा जब तक कोई अन्यथा कार्य न करे। अनुच्छेद 11 क्या कहता है? तो अनुच्छेद 11 बोलता है कि नागरिकता का अर्जन और त्याग, यानी कोई भी व्यक्ति को नागरिकता का त्याग करना है या फिर कोई नया व्यक्ति को भारत का नागरिक बनना है तो वो कैसे बनेगा? तो 26 जनवरी 1950 के बाद संसद को अधिकार देता है कि कौन भारत का नागरिक होगा या नहीं, क्योंकि
26 जनवरी 1950 के बाद संविधान तो लागू होता है, संविधान सभा का हो जाता है समापन। अब वहां पर संसद काम करने लगती है। तो भारतीय संसद ने 1955 में भारतीय नागरिकता अधिनियम को लाया। इस अधिनियम के तहत भारत में किसे नागरिकता दिया जाएगा, कौन भारत का नागरिक बना रहेगा, किसे भारत की नागरिकता से त्याग दिया जाएगा, ठीक है, ये सभी प्रावधान किए गए। और इस अधिनियम में अभी तक कुल 8 बार संशोधन हो चुके हैं, ये ध्यान रखेगा, ठीक है, कि भारतीय नागरिकता अधिनियम कब आया, 1955, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। इसमें कुल कितने बार संशोधन हुए, तो अभी तक 8 बार संशोधन हो चुके हैं। अभी जो फिलहाल में जो संशोधन हुआ है 2019 में हुआ है, जो एनआरसी से संबंधित संशोधन थे। तो ये सभी हम लोग ने देखा। अब देखते हैं कि भारत में नागरिकता का अर्जन एवं त्याग कैसे होता है, यानी कि आप भारत का नागरिक कैसे बन सकते हैं, या फिर भारत की नागरिकता से आपको त्याग कैसे दिया जाएगा, ठीक है। तो ये सभी चीजें इस डायग्राम के माध्यम से हम समझेंगे। तो देखते हैं कि भारत में नागरिकता का जो अर्जन होता है, वो अर्जन का तरीका 5 तरीके से भारत में नागरिकता दिया जाता है, ठीक है। यानी भारतीय संविधान में ये 5 प्रावधान है जिसके तहत आप भारत के नागरिक हैं या होंगे, ठीक है। अब देखते हैं नागरिकता का त्याग। तो भारत में 3 तरीके से नागरिकता को त्यागा जा सकता है। ये एग्जाम में क्वेश्चन बना हुआ है कि भारत में नागरिकता का त्याग कितने तरीके से कर सकते हैं, तो वो 3 तरीके से। नागरिकता का अर्जन यानी भारत के नागरिक कितने तरीके से बन सकते हैं, तो वो 5 तरीका है। अब तरीके देखते हैं कि पहला जो है जन्म के आधार पर, कि कोई व्यक्ति जन्म के आधार पर नागरिकता बन सकता है, ठीक है। तो ये जो आधार था, ये आधार कहीं तक मतलब बोल सकते हैं कि बेफिजूल आधार था, ठीक है, क्योंकि इस आधार पर कोई भी भारत का नागरिक बन जाता था। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं कि कोई दूसरे देश का नागरिक इंडिया घूमने आया, ठीक है, और वो इंडिया में मान लिया ताजमहल घूम रहा है, तो ताजमहल घूम रहा है, उसी दरमियान अगर वो प्रेग्नेंट है, उस दरमियान वो यहाँ पर बच्चे को जन्म दिया, तो वो बच्चा भारत का नागरिक माना जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से बहुत लोग इसका फायदा उठाते थे। पाकिस्तानी लोग भारत आते थे घूमने के लिए, और वो उस दौरान प्रेग्नेंट भी होते थे, तो अगर बाई चांस यहाँ जन्म हो गया तो वो भारत का नागरिक हो गया, ठीक है। तो इसे फिर भारत सरकार ने समय रहते संशोधन किया। तो इसमें संशोधन होता 1986 में। उसमें प्रावधान क्या किया गया था कि भारत में जो भी बच्चे का जन्म होगा 1986 से, उसमें या तो मदर या फादर कोई एक भारत का नागरिक होगा, ठीक है, तभी उसका बच्चा भारत में जन्म लेगा, वो भारत का नागरिक माना जाएगा। जैसे ये जो संशोधन हुआ है, इसमें फिर बहुत सारी त्रुटियां निकलने लगी। मान लीजिए कोई बांग्लादेश या फिर पाकिस्तान से कोई व्यक्ति आता है भारत में पढ़ाई करने के लिए या फिर व्यापार करने के लिए, और यहाँ के महिला से शादी करता है जो भारतीय नागरिक है, और उससे फिर जो बच्चा जन्म लेता है, फिर वो बच्चा भारत का नागरिक माना जाएगा, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति जो आया पाकिस्तान से या फिर बांग्लादेश से या फिर कोई भी दूसरे देश से, वो गलत इंटेंशन से आया, तो उसका बच्चा जो होगा वो भारत का नागरिक होगा। फिर समय रहते इसमें भी संशोधन किए गए। 2003 में संशोधन किया गया कि ठीक है, जो भी बच्चा होगा उसका माँ या पिता भारत का तो नागरिक होगा, लेकिन जो व्यक्ति भारत में आकर शादी किया दूसरे देश से, उसकी वैलिडिटी की जांच की जाएगी कि वो वैध व्यक्ति है कि नहीं। अगर कोई गलत इंटेंशन से आया है तो उसके बच्चे को नागरिकता नहीं दी जाएगी। तो ये 2003 तक जन्म के आधार पर नागरिकता का प्रावधान करता है। अब दूसरा देखते हैं वंश परंपरा, ठीक है। तो वंश परंपरा को माना जाए तो हम लोग जो भी अभी के यंगर है, हम लोगों को जो नागरिकता मिली है वो वंश परंपरा के आधार पर मिली है, ठीक है। जैसे मेरे दादा के पिता भारत के नागरिक थे, फिर भारत में संविधान बना, फिर उसके बच्चे भारत के नागरिक बनते गए। तो ये थे वंश परंपरा के आधार पर। अब इसमें क्या पेच फंस गया कि अगर कोई भारत का नागरिक है और वो विदेश में चल गया घूमने के लिए, वहीं पर अपने बच्चों को जन्म देता है, तो वो बच्चा तो विदेश में जन्मा हो, लेकिन वो भी भारत का नागरिक माना जाएगा, ठीक है, क्योंकि उनका वंशज भारत के हैं। चलिए अब देखते हैं कि 1992 में इसमें एक विवाद आ गया, ठीक है। क्या विवाद आया कि वंश परंपरा पिता के आधार पर वंश परंपरा, यदि पिता भारत का है तो उनके वंश को भारत का नागरिक माना जाएगा, लेकिन महिलाओं ने यह क्लेम किया कि हम भी तो भारत के नागरिक हैं, ठीक है। तो फिर ये भेदभाव क्यों? तो ऐसा हुआ कि अब भारत की महिला जो भारत के नागरिक है, उसके वंशज भी अगर विदेशों में है तो उसे भी भारत का नागरिक माना जाएगा, ठीक है। जैसे हम लोग मान लेते हैं सानिया मिर्जा, उन्होंने पाकिस्तान में शादी की, ठीक है, तो उसका जो बच्चा होगा, अगर सानिया मिर्जा भारत के नागरिक बनी है तो उसका जो बच्चा होगा वो भारत का नागरिक माना जाएगा। उसके बच्चे भी डिपेंड करता है कि वो भारत का नागरिक होगा या फिर वो पाकिस्तान का, क्योंकि सानिया मिर्जा पाकिस्तान के शोएब अख्तर से
शादी किए थे। तो इस तरह से, और 1992 से ये महिला के साथ प्रावधान नहीं था, अगर महिला दूसरे देश के नागरिक से शादी करेगा तो वो उसका बच्चा जो होगा उसी देश का नागरिक माना जाएगा। लेकिन 1992 के बाद ये प्रावधान बदल दिया। ये वंश परंपरा आई होप आपको समझ में आई होगी। अब देखते हैं देशीकरण। तो देशीकरण क्या है? तो इसमें बताया गया है कि कोई भी विदेशी, कोई भी दूसरे देश का नागरिक भारत में कला, विज्ञान या फिर भारतीय अनुसूची में 22 भाषाएं हैं उसे बहुत अच्छी तरह से जानता हो और वो लगातार 10 साल से भारत में रह रहा हो, तो उसे इस आधार पर भारत का नागरिक, अगर वो भारत में नागरिकता के लिए, सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करता है तो वो भारत का नागरिक माना जाएगा। ठीक है। जैसे कोई आर्टिस्ट में देख लीजिए आप, अदनान स्वामी, वो जो पाकिस्तानी था, भारत में आया, भारत में 10 साल तक रहा, फिर भारतीय भाषाओं में गाना गाया, ठीक है, बहुत सारे सॉन्ग गाए, फिर वो नागरिकता के लिए अप्लाई करता है तो भारत सरकार उसके कैरेक्टर को बहुत अच्छे से वेरीफाई करता है, तो उनको लगता है कि ठीक है, इसे भारत का नागरिक माना जाना चाहिए। ठीक है। वैसे देखिए विज्ञान तक, कोई दूसरे देश का साइंटिस्ट भारत में आता है, फिर वो 10 साल तक यहाँ रहता है और यहाँ की कोई भाषा जान लेता है तो उसे भारत का नागरिक माना जाएगा। ये आपका हो गया देशीकरण। ठीक है। अब देखते हैं अधिग्रहण। तो अधिग्रहण, भारत किसी दूसरे देश को अधिग्रहित करता है। जैसे 75 में सिक्किम भारत का अंग बना, तो सिक्किम पहले दूसरा देश था, 1975 के बाद वो भारत का अंग बनता है, तो सिक्किम के जितने भी लोग हैं वो भारत का नागरिक बन गए। अब हम देखते हैं कि पीओके, ठीक है, जो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर है, अगर उसे भारत अपने में मिला लेता है तो वहां का जो भी लोग होगा वो भारत का नागरिक बन जाएगा। तो ये होता है अधिग्रहण। अब लास्ट देखिए 5वां, तो वो होता है पंजीकरण, जो इससे बोलते हैं रजिस्ट्रेशन। ठीक है। रजिस्ट्रेशन का शब्द क्या है कि कोई भी दूसरे देश का नागरिक भारत में रह रहा हो, पढ़ाई करने के लिए आया हो, बिजनेस करने के लिए आया हो या फिर कोई भी पर्पज से आया हो, वो लगातार 7 साल तक भारत में हो और उसकी कोई भी एक्टिविटी संदिग्ध नहीं हो और वो भारत सरकार के पास अप्लाई करता है नागरिकता के लिए, तो 7 साल बाद उसकी जांच परख करने के बाद उसे नागरिकता दे दिया जाएगा। तो ये हमने समझ लिया कि नागरिकता प्राप्त यानी नागरिकता अर्जन करने के 5 तरीके के बारे में। अब देखते हैं नागरिकता का त्याग। तो नागरिकता का त्याग 3 तरीके से किया जा सकता है। पहला, आप अपने मन से नागरिकता त्याग दें, यानी स्वेच्छा से कि आप दूसरे देश के नागरिक हो या फिर आपको भारत में रहने का मन नहीं है, तो स्वेच्छा से जो त्याग होता है उसे पहला तरीका हो गया। दूसरा हो गया बर्खास्त। ठीक है। बर्खास्त का मतलब कि आप भारत में हैं लेकिन कुछ ऐसे देश विरोधी एक्टिविटी कर रहे हैं, ठीक है, या फिर आप भारत को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, तो भारत सरकार आपकी नागरिकता को बर्खास्त कर देगा, यानी भारत के नागरिक आप नहीं रहेंगे और आपको फिर विधि सम्मत कार्रवाई होगा। ये हो गया बर्खास्त हुई। तीसरा हो गया वंचित करना। ठीक है। अब वंचित करना क्या होता है? तो आप देशीकरण या फिर पंजीकरण के माध्यम से, ठीक है, आप भारत के नागरिक बनते हैं, यानी आप 7 साल के, यानी 5 नंबर शर्त या फिर 3 नंबर शर्त के आधार पर आप भारत का नागरिक बनते हैं, लेकिन कुछ एक्टिविटी, कुछ गलत एक्टिविटी में आप इन्वॉल्व हैं, है ना, यानी आप भारत के जो दुश्मन देशों से आप लाभ पहुंचा रहे हैं या फिर भारत की जो भी खुफिया जानकारी है किसी दूसरे देश के साथ शेयर कर रहे हैं, तो उस आधार पर जो आपको नागरिकता मिली है, आपको नागरिकता से वंचित कर दिया जाएगा। ठीक है। तो इस तरह से हमने नागरिकता को बहुत अच्छे से समझा, डायग्राम के माध्यम से फुल डिटेल में आपको समझाया। अगर वीडियो इस तरह से समझ में आया तो वीडियो को आप लोग लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और ज्यादा शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।